हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आप सभी की तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज का ये क्लास मैं लेकर आया हूं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के उन टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो आपके फिजिक्स के पेपर में लगभग हर बार आते हैं और इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं कि इन 5 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। देखो स्टूडेंट, ये क्लास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्लास में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक टॉप 5 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन 3 चैप्टर में 5 ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं इस क्लास में लेकर आया हूं। पूरे साल में मैं ये क्लास सिर्फ एक बार देता हूं, इसको ध्यान से समझना। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फिजिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर आते हैं, हो सकता है अति लघु उत्तरीय में भी आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, देखते हैं उन टॉप 5 क्वेश्चंस को जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये क्लास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपके फिजिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। और हां, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। तो मैंने माइक परचेज कर लिया, देख सकते हैं आप लोग, अब वॉइस इंप्रूव हो चुका है। बस आप लोग कमेंट करके बता देना क्लियर करने के लिए कि हां मेरी वॉइस अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही है, कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं भैया? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फर्स्ट चैप्टर में हमारे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है विद्युत फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। इंग्लिश भी साथ साथ सीखते चलो मेरे दोस्त। देखो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, बहुत सिंपल है। देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उन्हीं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब एक विद्युत क्षेत्र हमने ले लिया, उसमें कोई पृष्ठ रख दिया, अब उस पृष्ठ से जितने विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसी की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ये ध्यान रखना है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी जान लीजिए यहीं पर, इसे फाई ई, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं चित्र भी बताऊंगा। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। लेकिन इसको चित्र के साथ मैं समझाऊंगा, इसका फॉर्मूला बताऊंगा, इसका मात्रक बताऊंगा, इसकी बीमा बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इतना समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। अब देखो भैया, चित्र से हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा साइड में चलेंगे। पहले तो हम लोग विद्युत क्षेत्र को क्रिएट करेंगे। देखो ये विद्युत क्षेत्र हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं इसको भैया। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी भैया वो ई वेक्टर होगी, सबको पता है ई वेक्टर। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, इसी विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है। ठीक है, इसी विद्युत क्षेत्र में ये देखिए एक पृष्ठ रखा हुआ है। अब क्या कहा गया कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, अब इस पृष्ठ से देखो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी ऐसे। ठीक है, इस पृष्ठ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी। ठीक, ऐसे ऐसे। ठीक है,
विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, बस इसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं जो हैं, अभिलंबोत गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, उसी को ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और जो पृष्ठ है उसके अभिलंबवत ये विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ये भी ध्यान रखना है, लंबवत। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। हमने एक पृष्ठ लिया है विद्युत क्षेत्र में, इस पृष्ठ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हीं विद्युत बल रेखाओं को ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसको लिख दो, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखो, अब हम करते क्या है, देखो विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब देखो क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पे समझो, इस विद्युत ये जो आपका है, इसका एक छोटा सा अवयव हम लोग ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव हम लोग ले लेंगे। देखो ये आपका पूरा पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो ए होगा। पूरे पृष्ठ का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, वो ए है। ठीक है, अब ये जो मैंने छोटा सा अवयव लिया है, इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग मान लेते हैं क्या? उसको हम लोग मान लेते हैं डी ए। क्या मान लेते हैं? डी ए वेक्टर। ठीक है, डी ए वेक्टर मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं और जो ये आपका डी ए वेक्टर है, इसके बीच थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या किया है, विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ लिया, इससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव लिया है जिसका क्षेत्रफल सदिश जो है वो डीए वेक्टर है। इसका एक छोटे से अवयव का क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर है। ठीक है, और यहां पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई वेक्टर है। ठीक है, तो हमारा यहां पे अब जो दूसरा डेफिनेशन निकल कर आएगा विद्युत फ्लक्स की, आप एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि स्केलर गुणन ई वेक्टर और डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब यहां पे जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया था फाई ई इक्वल टू होगा। ठीक है, फाई ई इक्वल टू क्या होगा? देखो आपको इंटीग्रेशन करना है ए। देखो ये आपका छोटा सा अवयव है। ठीक है, इसमें आप लोग करेंगे क्या? ई वेक्टर जो आपका है और वेक्टर ई डॉट डीए वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन करना है ए के सापेक्ष। देखो ये छोटे से अवयव का मैंने क्षेत्रफल यहां पे लिया है। अब इस पूरे क्षेत्रफल के लिए देखो, ये आपका छोटे से अवयव के लिए मैंने विद्युत फ्लक्स यहां पे निकाला है। ठीक है, अब पूरे क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन करना होगा, इस डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला निकल कर क्या आएगा? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये डीए वेक्टर और ई वेक्टर जो होगा ये फाई ई के बराबर होगा, इसका गुणन। ठीक है, मैंने पहले ही परिभाषा इसकी एक और बता दी कि स्केलर गुणन ई वेक्टर और डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। उसी फॉर्मूले से मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है, उसी डेफिनेशन से। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा। अब चूंकि एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में? देखो फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है भैया। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? देखो ई वेक्टर के ए वेक्टर के जगह पर ई वेक्टर है और डॉट बी वेक्टर के जगह पर डी ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। सेम टू सेम। ठीक है, फॉर्मूले पर मैं लिख देता हूं। अब देखो हमारा फाई ई जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा? देखो ये आपका इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा मेरे दोस्त, ऐसे इंटीग्रेशन ए रहेगा। ठीक है, अब ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये ईडीए कॉस थीटा हो जाएगा, ईडीए कॉस थीटा। ठीक है, देखो इसी फॉर्मूले से मैंने इसको निकाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझना जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, फाई ई इक्वल टू, आपको क्या करना है, फाई ई इक्वल टू, देखो यहां पे आपको ई
आपका बाहर निकल जाएगा, कॉस थीटा भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे जो इंटीग्रेशन ए होगा ये किसके सापेक्ष होगा, ये डीए के सापेक्ष होगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल अवयव है वो डीए वेक्टर है। ठीक है, तो ये डीए के सापेक्ष हम इसका इस पूरे क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पूरे क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स निकल आएगा। तो फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, देखो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, चूंकि एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, dx इक्वल टू होता है x, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू होता है x, इसलिए आप लोग यहां पे लिख सकते हैं इसके जगह पे इंटीग्रेशन a dA के जगह पे आप लोग लिख सकते हैं a, मतलब इतने के जगह पर a हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन dx के जगह पर x लिखते हैं तो इंटीग्रेशन dA का करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब ये जो इंटीग्रेशन a dA के सापेक्ष है इसको हम लोग लिख सकते हैं a, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैंने इसको किया है, तो ई कॉस थीटा इंटू इसके जगह पे हो जाएगा ए, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, अगर सही से लिखें तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा भैया विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, यही विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, जहां पे फाई ई है विद्युत फ्लक्स, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए है क्षेत्रफल कॉस थीटा। ठीक है, बस हो गया। तो इसको आप लोग करेंगे अब नोट। ठीक, नोट हो गया स्टूडेंट, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या करते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं। देखो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, सिंपल सा था। एक मैंने विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ मैंने लिया, उससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब इस पृष्ठ का मैंने छोटा सा अवयव लिया जिसका क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है। तो आपका एक विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन होगा कि स्केलर गुणन ई वेक्टर और डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार हमने फॉर्मूला लिखा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहां पे क्या होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई डीए कॉस थीटा हो जाएगा। ई कॉस थीटा को मैंने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन डीए का कर दिया, तो डीए इंटीग्रेशन डीए का ए हो जाएगा। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसको मैं इरेज करूंगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग निकालते हैं मात्रक। क्या निकालेंगे, मात्रक। तो मात्रक कैसे निकालेंगे इसको समझो मेरे दोस्त, मात्रक कैसे निकालोगे। देखो यहां पे होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसका मात्रक क्या होता है, देखो E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो ये न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, कूलाम हो जाएगा। ठीक, इंटू ए है एरिया, एरिया का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर ही तो होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर देंगे। बस इसका मात्रक निकल आया, कॉस थीटा से हमें मतलब है नहीं, तो इसका मात्रक जो निकल कर आया वो आ गया भैया मेरे, देखो ध्यान से समझो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये इसका मात्रक आ गया विद्युत फ्लक्स का। या इसका एक और मात्रक होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आता है भैया, या इसका एक और मात्रक होता है, वो भी याद रखो, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये भी इसका मात्रक होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। समझ में आ गया, मात्रक समझ में आ गया। देखो ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स भी लिखा रहता है, सेम ही है, या वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब मात्रक को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बीमा इसकी निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूंगा, मात्रक वाले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसकी हम लोग निकालते हैं भैया बीमा। ठीक, एक एक स्टेप को हम लोग समझेंगे। अब देखो इसकी बीमा को निकालते हैं। अब बीमा को कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, बीमा निकालने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र की बीमा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी बीमा होती है एम एल, ठीक है, एम एल टी माइनस 3
A-1, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है। जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था तो मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की विमा mLT-3 A⁻⁻1। और आपका एक और है एरिया है। एरिया की विमा तो आपको पता ही है L2 होता है, ठीक है। L2 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए इसकी विमा जो निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना। इसकी विमा होगी ml, देखो L1 है ये L2 है, दोनों प्लस में इसके ऊपर एक माना जाएगा तो 213 हो जाएगा। ml3T⁻³ A⁻⁻1 ये हो जाएगी इसकी विमा। आप इसको हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है। ये इसकी विमा हो जाएगी, बस हो गया। ये हो जाएगी इसकी विमा का, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक। इसका विमीय सूत्र यही होगा ml3T⁻³ A⁻⁻1, ठीक है। इसको नोट कर लो। हमारा विद्युत फ्लक्स कंप्लीट हुआ। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है, सब कुछ हमने जान लिया। तो जान लिया, काम खत्म। इसको नोट करो, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नोट हो गया स्टूडेंट। अब इसको मैं इरेज करता हूं, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एक न्यूमेरिकल है। बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है, बट न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल है। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये शायद पता हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको शायद ना पता हो, फिर भी हम पता लगवाएंगे। देखो 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखकर वैल्यू रख देना है, बस। देखो यहां पे हमें दिया गया है Q की वैल्यू, Q की वैल्यू, आवेश की वैल्यू हमें दी गई है स्टूडेंट 1.5 × 10⁻³ कूलाम, ठीक है। ये इसकी वैल्यू दी गई है। दूसरी वैल्यू हमें दी गई है मेरे दोस्त बल की वैल्यू, F की वैल्यू भी हमें दी गई है कितनी, 2.25 न्यूटन, 2.25 न्यूटन, ठीक है। ये हमें बल की वैल्यू दी गई है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/Q, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले इसको आप लोग डिनोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं साइड में थोड़ा सा लगा देता हूं इसको, इस साइड में। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे E = क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। E = आपका होगा, F की वैल्यू है 2.25, ठीक है, और Q की वैल्यू है 1.5 × 10⁻³ ठीक है। अब इसको कट करना है तो ये ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहां पे 1.5 बन जा 1.5 ठीक है, यानी कि 1.5 को 2 बार गुणा करोगे तो 2.25 आएगा, ठीक है। जब इसको कट करोगे तो 1.5 ही आएगा, यानी कि 2.25 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। तो E = हमारा हो जाएगा फाइनली, ध्यान से समझिए, 1.5 इंटू ये 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। आप चाहे तो इतना ही आंसर लिख दें, लेकिन थोड़ा अगर और सॉल्व करना चाहें तो वो भी मैं करा देता हूं। देखो यहां पर E = आप लिख सकते हैं, देखो 1.5 है ये, इसको ऐसे रहने देंगे, इंटू 10⁻³ है, इसको 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1.5 को 1000 से जब गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1500 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको दिया गया था Q की वैल्यू 1.5 × 10⁻³ F बल दिया गया था 2.25 न्यूटन। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, E = F/Q। सिर्फ फॉर्मूले पर अप्लाई करना है। E = मैंने वैल्यू रखा तो 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम आया, ये भी आंसर हो सकता है, या इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो E = 1500 न्यूटन प्रति कूलाम, ये भी आंसर हो जाएगा। बस हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। आप लोग साइड में हो जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत इजी है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, फिर हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो इरेज कर देता हूं इसको। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, लेकिन ये हमारे सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का न्यूमेरिकल है। ध्यान से समझना, देखो 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है।
संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा है। मतलब 10 पिको फैराड का एक संधारित्र है जो कि 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, तो इस संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा है। तो सिंपल सा है, देखो आपको दिया गया है यहां पे C की वैल्यू, धारिता दी गई है 10 पिको फैराड, 10 पिको फैराड। इसको फैराड में पहले बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। पिको फैराड के जब आप फैराड में बदलेंगे तो 10⁻⁻12 से गुणा हो जाएगा। अब B हमें दिया गया है विभव, विभवांतर कितना दिया गया है, ऊपर देखो 50 वोल्ट दिया गया है, तो इसको 50 वोल्ट कर देंगे, ठीक है, 50 वोल्ट। हमें निकालना क्या है कि कितनी ऊर्जा संचित है, U हमें निकालना है, U, ठीक है। तो हम इस साइड में इसको निकालेंगे। U इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, U इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग नोट कर लेना, मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, ठीक है। जहां U है विद्युत ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, C है धारिता, V है विभव, ठीक है। अब यहां से हम निकालते हैं U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 1/2 आपका ये ऐसे ही रहेगा, इंटू C की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, और V की वैल्यू है 50। अब 50 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार 50 लिख देंगे, ठीक है, सिंपल है ना, 2 बार 50 कर दो, ठीक है। इसको कट कर देता हूं मैं, देखो 2 का 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो हमारा फाइनली आएगा U इक्वल टू कितना आएगा, देखो ध्यान से समझना इसको, हमारा आ जाएगा 5 इंटू, देखो ये 50 और 50 का गुणा होगा तो 2500 आएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12 आपका ऑलरेडी है, ठीक। अब U इक्वल टू कितना होगा, देखो U इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से समझना, देखो ये 5 हो जाएगा इंटू ये 25, इस 2500 को लिख सकते हैं 25 गुणे 10⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, जब आप 25 का 5 से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये 10⁻2 है, ये -12 है भैया, तो 12 में से 2 चला जाएगा तो 10⁻−10 बचेगा। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और प्योर हम करेंगे, थोड़ा और शुद्ध करेंगे तो हमारा आएगा U इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो ध्यान से समझो, यहां पे इसमें क्या करते हैं 125 को 1.25 कर देते हैं, तो जब आप 2 अंक इस साइड में जाएंगे लेफ्ट में तो यहां पे 10⁻2 से गुणा हो जाएगा, तो 10⁻−8 है, तो क्या होगा 10⁻−8 है, मैं लिख देता हूं, देखो 10⁻−10 आपका है, जब हम 2 अंक इधर जाएंगे तो 10⁻2 से यहां पे गुणा होगा, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, U इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1.25 गुणे 10⁻−8 हो जाएगा, देखो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, जूल आपका ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा ऊर्जा आ जाएगी, बस हो गया। तो आपको कहा गया था 10 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, तो C की वैल्यू 10 पिको फैराड थी, हमने फैराड में बदल दिया, 10 गुणे 10⁻−12, विभव 50 वोल्ट था, U हमें निकालना था, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1/2, C की वैल्यू मैंने रखा, V स्क्वायर था, 2 V की वैल्यू 2 बार कर दिया, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हुआ। फिर यहां पे हमने इसको सॉल्व करके 1.25 इंटू 10⁻−8 जूल हमने आंसर लाया, बस यही है भैया न्यूमेरिकल, आपका ये भी सॉल्व हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हूं, नोट हो गया स्टूडेंट। अब मैं इसको जा रहा हूं इरेज करने, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद मैं आपको बता चुका हूं, चलो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सा है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, ठीक है। फिजिक्स का मैंने आपको 9 टॉपिक बताया था, उसमें शायद मैंने ये आपको बताया था, ठीक है। देखो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम से यह स्पष्ट है, समविभव मतलब समान विभव, तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र है, इसमें मैंने एक पृष्ठ खींच दिया है, ठीक है।
इस पृष्ठ के जितने भी बिंदु हैं सारे बिंदुओं पर विभव समान है, तो ये समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। इतना पता चल गया मेरे भाई कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। मतलब सारे बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, बस सिंपल सा है। तो ये समविभव पृष्ठ है। अब इस समविभव पृष्ठ पर आवेश होंगे, देखो प्लस क्यू, मतलब इस समविभव पृष्ठ पर। अब चूंकि एक चीज और समझिए थोड़ा सा, ये विद्युत क्षेत्र में खींचा गया है। मैंने कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ, तो जहां पे विद्युत क्षेत्र होगा वहां से क्या निकलेंगी, वहां से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखो विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, इस पृष्ठ से समझ में आ रहा है। ये देखो विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। अब विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यहां पे क्या होगा, धन आवेश भी होंगे, प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू, धन आवेश भी है। ठीक है, इस पृष्ठ पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, एक समान रूप से इस पृष्ठ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो यही कहा जाता है समविभव पृष्ठ। मतलब समविभव पृष्ठ क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे समविभव पृष्ठ में देखो, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो यहां पे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और इस पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब मैंने यहां पे विद्युत बल रेखाओं को क्यों बनाया है, क्योंकि देखो कुछ नोट इसमें होते हैं जो मैं बता देता हूं। देखो यहां पे नोट मैं लिखा देता हूं, 10 का नोट नहीं है, ये नोट है। ठीक है, नोट में हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से समझो। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ठीक है, के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, ठीक है। यानी कि कुछ नोट हैं कि विद्युत समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर आप लोग विद्युत विभवांतर देखेंगे तो वो शून्य होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है तो शून्य ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा नोट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। देखो ये समविभव पृष्ठ है, इस पे जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है ये पृष्ठ के लंबवत हैं, तो वो भी लिख देंगे। समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, यानी कि दो नोट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव समान होगा, दूसरा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत होंगी 90 डिग्री के एंगल में। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप लोग फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है। ठीक है, देखो शायद आप पढ़ चुके हैं इसको, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता क्या होता है, सिंपल सा है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखो किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1/ρ, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ हो गया। ठीक है, 1/ρ हो गया। रो है विशिष्ट प्रतिरोध, आप लोग लिख दीजिए, सिंपल सा है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट
प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसका मात्रक कैसे निकालोगे भैया? तो इसका मात्रक निकालना भी मैं आपको शायद सिखा चुका हूं। देखो, रो का मात्रक निकाल लो, इसका मात्रक निकल आएगा। रो इक्वल टू होता है आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। आर है प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और यल है लंबाई, लंबाई का मात्रक होगा मीटर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, बचा क्या आपका? रो का जो मात्रक बचा वो बचा ओम मीटर। क्या बचा? ओम मीटर, ठीक है। ये रो का मात्रक हो गया। अब रो के जगह पर ओम मीटर को रख देंगे। इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं साइड में हूं, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हम देखते हैं रो का मात्रक, सॉरी सिग्मा का मात्रक, ठीक है। तो सिग्मा का मात्रक क्या होगा बताइए आप लोग, इसका मात्रक क्या होगा? तो मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूं। देखो, 1 अपान रो है, रो का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर को जब हम लोग ऊपर लाएंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही इसका मात्रक होगा सिग्मा का, ठीक है। या एक और नाम हम इसको दे सकते हैं, या ओम सॉरी मोहो मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, मोहो मीटर इनवर्स, ठीक है। समझ में आया? तो ये दोनों मात्रक होते हैं सिग्मा के, विशिष्ट चालकता का मात्रक, ठीक है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या मोहो मीटर इनवर्स, दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हुआ। मैंने विशिष्ट प्रतिरोध के जरिए विशिष्ट चालकता का मात्रक निकाल दिया, सिंपल सा है। तो यही उसी है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। सिग्मा का मात्रक क्या होगा? क्योंकि रो का मात्रक होता है ओम मीटर, तो सिग्मा का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यहां पे रहेगा, ठीक है। देखो, तो देखो यहां पर सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? सिंपल है, बस आपको ऊपर ले जाना है ओम मीटर को। तो यहां पे हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेकर चला गया हूं। देखो नीचे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, इसको ऊपर ले गया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ गया। या इसी का एक और मात्रक होता है, कभी कभी आता है, वो है मोहो मीटर इनवर्स, मोहो मीटर इनवर्स, ठीक है। ये इसका मात्रक ये भी होता है। तो ये सिग्मा का दो मात्रक हमारा आ गया, सिग्मा का मात्रक, ठीक है। समझ में आया? एक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या मोहो मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी हम लिख सकते हैं। तो यही होती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, सिंपल सा है। रो का मात्रक ओम मीटर होता है, तो सिग्मा का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा या मोहो मीटर इनवर्स होगा। बस हो गया, सिंपल सा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। इसको आप लोग नोट कीजिए। तो स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। मैंने आपको 12th फिजिक्स के टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आज बताया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।